इंडियन नेवी की तरफ से अभी किस वजह से अपनी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक वेसल की प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का फैसला किया गया है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पहली बार किसी नेवल प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। भारत की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की सी ट्रायल एक बार फिर से डिले होने वाली है, जबकि चाइना की तरफ से अभी अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को सर्विस में शामिल करने का प्लानिंग किया जा रहा है। और अंत में इंडियन ओशन रीजन में अभी कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बाद चाइना कभी भी इंडियन ओशन रीजन में भारत के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से 2013 में इंडियन नेवी की तरफ से 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक यानी कि एलपीडी वेसल को बनाने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसकी कीमत करीब 20,000 करोड़ के आसपास होने वाली थी। लेकिन इसके बाद ये टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है और इसी दौरान इसको 9 बार एक्सटेंड किया जा चुका है और एक बार कैंसिल करके दोबारा फ्लोट किया जा चुका है। और इस बात की बात करें तो इस बार कैग की तरफ से नेवी के ऊपर जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को डिले करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन अभी द प्रिंट में इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया कि अभी एलपीडी वेसल की टेंडर में कुछ बदलाव करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें अब पहले की तरह 4 वेसल के बदले बस 2 ही वेसल को खरीदने का फैसला किया गया है और पुरानी टेंडर को अभी दोबारा फ्लोट करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि 10 साल पहले हमारे जो रिक्वायरमेंट थे उसमें अभी काफी सारे चेंजेस आ चुकी है और अभी वर्तमान के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नई आरएफआई को इशू किया जाएगा। साथ ही 4 वेसल की जगह यहाँ पे 2 ही वेसल खरीदने का जो मेन कारण है वो फंड की कमी बताई गई है, क्योंकि हमारी पिछली बजट में जब नेवी को फंड को एलोकेट किया गया था वो टोटल 41,260 करोड़ के आसपास की गई थी, जबकि नेवी को अपनी सभी एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए 64,307 करोड़ के आसपास की जरूरत थी। और अभी भी नेवी की तरफ से कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे जिनको अभी नेवी को फंडिंग करना पड़ता है, जिस वजह से अभी नेवी के पास कुल मिलाकर 20 से 25,000 करोड़ के आसपास शॉर्टेज हो रहा है। और ये एक मेन कारण है जिस वजह से नेवी अपनी फ्लीट की स्ट्रेंथ को जिस तेजी से आगे बढ़ाना चाहती थी उसे अभी रोकने पर मजबूर हो रहा है। पहले प्लान किया गया था कि 2027 तक इंडियन नेवी में कुल मिलाकर 200 शिप्स को ऑपरेट किया जाएगा, जो कि अभी करीब 150 के आसपास है, लेकिन अभी इसको रिड्यूस करके 175 के आसपास रखने का एम रखा गया है। अब एलपीडी वेसल्स की बात करें तो नेवी को अभी इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है और आमतौर पर ये वेसल डुअल यूज वेसल होते हैं, जिनको जंग के दौरान ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर ह्यूमैनिटेरियन मिशन के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि स्पेशली भारत के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि हर 2 साल में कहीं ना कहीं हमारे लोग फंस जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि हमको यहाँ से बाहर निकालो। और उसके बाद इंडियन नेवी को या फिर इंडियन एयरफोर्स को उन सबको रेस्क्यू करने के लिए वहां जाना पड़ता है और ऐसे मिशन के दौरान एलपीडी वेसल काफी काम आते हैं और एक बहुत ही मेजर रोल को प्ले करते हैं। अब हालांकि हमें ऐसे 4 वेसल की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन सभी अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है। और सिर्फ वेसल के अलावा इनकी पीस टाइम और वॉर टाइम यूज के साथ साथ ट्रूप्स की ट्रेनिंग के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही इंडियन नेवी की तरफ से अभी एमपीवीएस ऑपरेशन के लिए एडिशनल 5 बड़े साइज की लैंडिंग शिप टैंक्स, 2 मीडियम साइज की लैंडिंग शिप टैंक्स और 5 एलसीयू वेसल को खरीदने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है। यूनाइटेड स्टेट की मिसाइल डिफेंस एजेंसी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी पहली बार एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सी बेस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए गए इंटरसेप्टर मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और इस टेस्ट को मार्शल आइलैंड से कंडक्ट किया गया था, जहां पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सबसे पहले एक आईसीबीएम को फायर किया गया था, जिसके बाद पैसिफिक ओशन में मौजूद एक नेवल वेसल से इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया गया था। यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्ट पूरी तरीके से अभी सफल रहा था और इस टेस्ट के दौरान जिन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था वो SM-3 मिसाइल थे और इस मिसाइल को यूएसएस जॉन फिन डिस्ट्रॉयर से इंटरसेप्ट किया गया था। यूनाइटेड स्टेट की मिसाइल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि इस टेस्ट को हवाई को किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले से सुरक्षित रखने के नजरिए से कंडक्ट किया गया था। लेकिन अगर आपको याद होगा, अगस्त के महीने में चाइना की तरफ से अपनी DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल को साउथ चाइना सी में 2 बार टेस्ट किया गया था और जो टेस्ट किया गया था इससे एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट को साउथ चाइना सी से दूर रखने के लिए एक तरीके की धमकी दी गई थी। अब हो सकता है चाइना की इस टेस्ट का जवाब देने के लिए अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था और यूएस भी अभी चाइना को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर चाइना की तरफ से यूनाइटेड स्टेट की एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर अपनी कैरियर किलर DF सीरीज की मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो यूनाइटेड स्टेट भी चाइना की उन सभी मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय कर सकता है।
अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की सी ट्रायल अभी जनवरी 2021 से शुरू होने वाली है और इसका सी ट्रायल या तो करवार में किया जाएगा या फिर विशाखापट्टनम से शुरू किया जाएगा। पहले किए गए प्लान के मुताबिक इसी साल की दिसंबर से इसको शुरू किया जाने वाला था, लेकिन अभी चाइनीज रायते की फैलने की वजह से ये थोड़ा डिले हो चुका है। इस ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ये 2010 तक ही कंप्लीट होने वाला था और 2016 से इसको सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया था, पर अभी जैसे डिले हो चुका है तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको 2021 के एंड तक सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया था और 2021 के एंड तक इसको इंडियन नेवी में ऑपरेशनल कर तो दिया जाएगा, लेकिन ये फुली ऑपरेशनल नहीं होने वाली है और इसको पार्सली ऑपरेशनल करने का प्लान किया गया है और 2023 तक इसे पार्सली ऑपरेशनल कंडीशन में रखा जाएगा, जिसमें इसकी अलग अलग टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा और इसके बाद इसको INS विक्रमादित्य की तरह पूरी तरीके से इंडियन नेवी में शामिल कर दिया जाएगा। इसमें एक बार में 40 एयरक्राफ्ट को कैरी किया जा सकता है और इसमें MiG-29 के साथ अभी K-31 हेलीकॉप्टर को तैनात करने का प्लान किया गया है। साथ ही जब भारत की तरफ से अपनी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया जा रहा है, उसी दौरान चाइना की तरफ से भी अपनी दूसरी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर या कुल मिलाकर तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की सी ट्रायल को शुरू कर दिया गया है और इसको वो जल्दी से जल्दी अपनी नेवी में शामिल करने वाले हैं। ये कैटapult असिस्टेड कैरियर होने वाली है, जिस वजह से चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है इससे ऑपरेट किए जाने वाले एयरक्राफ्ट चाइना के पहले कैरियर बेस्ड फाइटर के मुकाबले काफी ज्यादा फ्यूल और वेपन के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। इसमें भी चाइना अपनी J-15S फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाला है, लेकिन ये काफी हेवी एयरक्राफ्ट है और अभी इसको जब चाइना की लियाओनिंग से या फिर अपनी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाता है तो ये फुल फ्यूल के साथ या फिर वेपन के साथ टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं, पर चाइना की फ्यूचर कैरियर की बात करें तो ये फुल वेपन के साथ और फ्यूल के साथ इसे टेक ऑफ कर सकते हैं। अभी सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे इसकी कुछ इमेजेस में J-15 फाइटर जेट को कैटapult असिस्टेड लॉन्च के लिए तैयार होते हुए देखा गया है, जो कि आगे चल के चाइना की कैटapult असिस्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर का मेन एयरक्राफ्ट बनने वाला है। वहीं पर चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक चाइना की कैरियर बेस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार नहीं हो पाए, जिस वजह से वो आगे भी J-15 को ही अपने सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। अब सभी को पता होगा कि अभी भारत और चाइना के बॉर्डर में दोनों ही देशों की आर्मी के बीच आमना सामना चल रहा है और इसको सॉल्व करने के लिए दोनों ही तरफ से बातचीत किया जा रहा है। अभी टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इसी को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसके मुताबिक भारत और चाइना के बीच अभी तनाव पहले के मुकाबले काफी कम हो चुका है और कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर बातचीत किया जा रहा है, जो कि काफी एडवांस स्टेज में आ चुकी है। लेकिन भारत और चाइना के बीच बातचीत करने में कई सारे प्रॉब्लम सामने आते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर भारत और चाइना के बीच मौजूद परसेप्शनल डिफरेंस है। साथ ही भारत और चाइना के बीच कम्युनिकेशन गैप बनने का जो मेजर कारण है वो हमारी लैंग्वेज है। हाल ही में इस तनाव को कम करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल PJ मेनन और उनकी चाइनीज काउंटर पार्ट मेजर जनरल लिन लियो के बीच एक मीटिंग को अरेंज किया गया था और इसमें जो बातें सामने आई थी इसको अभी हमारी साउथ ब्लॉक की तरफ से अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ बातचीत किया जा रहा है और डिस्कशन किया जा रहा है और आगे चल के जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उसमें डायरेक्ट डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर बातचीत होने वाली है। अभी हमारी जो मेन प्रायोरिटी होने वाली है वो सभी मेन फ्रिक्शन पॉइंट से ट्रूप्स को वापस लेना है और साथ ही फ्रंट लाइन में जितने भी हैवी वेपन्स का या फिर टैंक्स और आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया उन सभी को वहां से वापस लेना है। अभी लद्दाख में टेम्परेचर काफी नीचे जाने लगा और कुछ जगहों में ये -20 डिग्री तक नीचे जा चुका और इसमें टैंक से लेके हैवी वेपन्स को मेंटेन करने में काफी परेशानी होने वाली है। अगला अपडेट इंडो पैसिफिक रीजन को लेके है और ये खबर अभी चाइना के लिए एक बहुत ही बुरी खबर होने वाली है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी एक कंप्लीट नए फ्लीट को लॉन्च करने का प्लान किया जा चुका है, जिसको स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा। हालांकि इंडो पैसिफिक के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक डेडिकेटेड फ्लीट को 1973 में लॉन्च करने का एम रखा गया था, लेकिन उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अभी चाइना की प्रेजेंस को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक नई फ्लीट को तैयार करने का प्लान किया गया है और ये स्टेटमेंट अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से मैलवेयर एक्सरसाइज के दौरान दिया गया था और इसको यूनाइटेड स्टेट की नेवी की सेक्रेटरी केनेथ ब्रेथवाइट की तरफ से दिया गया है, जो कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर भारत के गश्त पर आने वाले हैं। इसका नाम फर्स्ट फ्लीट रखा जाएगा और इसका होम बेस सिंगापुर में रहने वाली है। ये नॉर्मली एक कंप्लीट यूनिट होने वाली जिसमें अलग अलग तरह के टास्क फोर्स मौजूद रहेंगे, लेकिन इसको यूनाइटेड स्टेट की नेवी की एक मेजर कमांड के अंदर रखा जाएगा। यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि अभी वो सिर्फ अपनी 7th फ्लीट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, जिसको जापान में प्लेस किया गया है
और अगर इंडो पैसिफिक कमांड की बात करें तो ये दुनिया भर का सबसे बड़ा कमांड है और इसके लिए स्पेसिफिक बैटल ग्रुप की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जापान के अलावा यूनाइटेड स्टेट अभी अपनी बाकी सभी फ्रेंडली नेशन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के इंटरेस्ट को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करना चाहता है और स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट इनको मदद करना चाहता है। और अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सिंगापुर में अपनी एक स्पेसिफिक कमांड को सेटअप कर दिया जाता है तो इंडियन ओशन रीजन में परमानेंटली चाइना का दबदबा खत्म होने वाला है और चाइना चाहे कितनी भी बड़ी नेवल फ्लीट को बना ले, लेकिन आगे चल के वो किसी भी कीमत में पर इंडियन ओशन रीजन में नहीं आ सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन में आने वाले सभी चोक पॉइंट को भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इजीली ब्लॉक किया जा सकता है। और साथ ही क्वाड के लिए भी एक बहुत ही मजबूत पॉइंट बनने वाली है और साथ ही भारत के सर से इंडियन ओशन रीजन में चाइना की तरफ से रहने वाले खतरे भी हमेशा के लिए रिड्यूस होने वाले हैं। अगला अपडेट स्वरों को लेके है। आप सभी को पता होगा कि अभी ब्रिक्स समिट को अरेंज किया गया था, जिसमें भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस समिट के दौरान अभी स्वरों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेने का फैसला किया गया है और हो नाउ इसके दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जैसे जैसे स्टेटमेंट इशू किया गया था उसको सुनने के बाद चाइना को इसमें काफी तकलीफ जरूर हुआ होगा। सबसे पहले तो इस बार की वर्चुअल समिट के दौरान दुनिया भर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है और इस स्टेप को भारत से इंस्पायर्ड होकर लिया गया है। जैसे कि भारत की तरफ से कश्मीर से स्वरों की एक्टिविटी को खत्म करने के लिए सबसे पहले उनकी सप्लाई चेन को टारगेट किया गया था, यानी कि उनको मिलने वाले हथियार और फाइनेंशियल सोर्सेज को बंद करने पर सबसे पहले जोर दिया गया। और अभी सभी देश यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हैं और इसमें सभी देशों को ये भी कहा गया था कि उनको अभी अपने लेवल में ये इंश्योर करना चाहिए कि देश के अंदर कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी नहीं किया जा रहा है और अगर किया जा रहा है तो उसको फंडिंग करने वाले सभी सोर्सेज को बंद करने पर जोर देना चाहिए। और सबसे अहम बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर किसी स्पेसिफिक देश में आतंकवाद को पनाह दिया जाता है या फिर फंडिंग किया जाता है तो उसके खिलाफ सभी देशों को कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जो भी देश अभी आतंकवाद को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। और इस बात को रशिया की तरफ से खुले तौर पर समर्थन किया गया था। अब हो नाउ ये स्टेटमेंट अभी चाइना और पाकिस्तान को एम करके कहा गया था, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली स्वरों को पालता है, बड़ा करता है, उसके बाद एक्सपोर्ट करता है। बदले में चाइना की तरफ से पाकिस्तान को फंडिंग किया जाता है और सभी इंटरनेशनल मंच में पाकिस्तान की अलग अलग स्वरवादी संगठनों को समर्थन किया जाता है, साथ ही यूनाइटेड नेशन में उसको बचाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।